का हमारी गोल्डन एरा एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम अपनी क्लास की शुरुआत कर चुके हैं पहले से ही, और हमारा टॉपिक भारत का संवैधानिक इतिहास कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया चल रहा है। और पिछले सेशन में, पिछले लेक्चर की क्लास में जो हमने देखा था, तो 1861 का एक्ट हमने देख लिया था। 1861 का चार्टर एक्ट देखा था। और अब देखते हैं 1892 का चार्टर एक्ट। जैसे ही हमारा ये टॉपिक जैसे ही क्लियर होता है, इससे संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं, सभी क्वेश्चन को हम यहाँ आपके सामने सॉल्व कराएंगे। तो देखिए इसमें हुआ क्या। इसके पीछे की थोड़ी कहानी हम बता देते हैं आपको कि इसके पहले जैसे 1885 में भारत का जो भारतीय कांग्रेस का गठन हो गया था, और 1861 में चूंकि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की बातें हुई थी, तो उसमें जो है कि भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना की भावना जो है जाग चुकी थी। तो इस एक्ट के माध्यम से अब जो है गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीयों को शामिल करने की बात फिर से होने लगी, और कहा गया कि अब इनको गैर सरकारी सदस्यों में शामिल किया जाए। तो इसके संबंध में अगर हम देखते हैं तो हमारा पहला प्रोविजन ये आता है कि इसमें केंद्र में प्लस प्रांत में, मतलब कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव में और स्टेट लेजिस्लेटिव में जो सदस्यों की संख्या थी, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या वो बढ़ा दी गई। मतलब कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे, गैर सरकारी सदस्य, गैर सरकारी सदस्य, उनकी संख्या जो है बढ़ा दी गई। और कितनी कर दी गई? केंद्र में जो है बढ़ा के न्यूनतम 10 कर दी गई, मिनिमम जो है 10 और मैक्सिमम 16 कर दी गई, अधिकतम 16। और प्रांतों में क्या किया गया? प्रांतों में जो है न्यूनतम 8 रखी गई, मिनिमम और मैक्सिमम 20 रखी गई। इसके साथ साथ इसमें एक काम और किया गया, मेजॉरिटी जो था, बहुमत, जो बहुमत था, मेजॉरिटी, वो सरकारी सदस्यों का बनाना। मतलब परिषद में जो गवर्नमेंट ऑफिसर थे उन्हीं का जो है बहुमत, मेजॉरिटी बनी रखी गई। इसके साथ इसके दूसरे प्रोविजन की बात करते हैं, तो सेकेंड प्रोविजन में इसमें निर्वाचन पद्धति की बात हुई, इलेक्शन की। इलेक्शन सिस्टम की शुरुआत जो है यहीं से हुई थी। इलेक्शन सिस्टम की शुरुआत यहीं से हुई। लेकिन इस एक्ट में इलेक्शन शब्द का, निर्वाचन शब्द का उपयोग नहीं किया गया था। और इसको देखा जाए तो अगर केंद्रीय विधानसभा में देखा जाए, या केंद्रीय विधान, सेंट्रल लेजिस्लेटिव या सेंट्रल काउंसिल में, क्योंकि यहाँ परिषद भी था, तो सेंट्रल काउंसिल होगा या स्टेट काउंसिल होगा। सेंट्रल काउंसिल में देखा जाए तो जो नियुक्ति होती थी सदस्यों की, जो मनोनीत करता था वो वायसराय करता था, वायसराय करता था। और स्टेट काउंसिल में जो था, स्टेट काउंसिल में जिला बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नगर पालिका, व्यापार मंडल, जमींदार प्लस विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। मतलब कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो था, व्यापार मंडल जो था, यूनिवर्सिटीज थी, जमींदार थे, नगर पालिका, इनकी सिफारिश पर वायसराय स्टेट काउंसिल में, मतलब कि प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन करता था, इलेक्शन करता था। और ये निर्वाचन कैसा होता था? इनडायरेक्ट होता था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की बात इसमें कही गई। इसके बाद इसमें जो तीसरा ऑप्शन हमारा आता है कि तीसरा प्रोविजन ये था कि जो गैर सरकारी सदस्य थे, नॉन ऑफिशियल जो मेंबर थे, उनको बजट पर बहस करने, बजट पर डिस्कस करते थे वो, और प्लस प्रश्न, क्वेश्चन उठा सकते थे, प्रश्न पूछ सकते थे। लेकिन इनके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे, इनके ऊपर प्रोविजन था। क्या था? प्रश्न पूछने, इसमें क्या था? ये था कि ये वोटिंग राइट इनको नहीं था, मतदान नहीं कर सकते थे, अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये नहीं पूछ सकते थे। जो पब्लिक इंटरेस्ट के इशू होते थे, लोकहित के मुद्दे, जनहित के मुद्दे,
जो थे वो नहीं उठा सकते थे। ये 1892 के चार्टर एक्ट में, 1892 के चार्टर एक्ट में इनको गैर सरकारी सदस्यों को ये दिया गया आजादी कि आप बजट पर बहस करें, बातचीत करें, डिस्कशन करें, लेकिन प्रस्ताव नहीं रख सकते थे, प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन कोई ऐसा प्रश्न नहीं जो सप्लीमेंट्री टाइप का हो, मतदान नहीं कर सकते थे, और जो था पब्लिक इंटरेस्ट के मुद्दे नहीं उठा सकते थे। इसी एक्ट में कहा गया कि अंशतः, मतलब थोड़ा थोड़ा संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई। मतलब कि थोड़ा पीछे जाएं तो देखते हैं कि 1833 में केंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी, सेंट्रलाइजेशन की। फिर 1861 में विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई, डिसेंट्रलाइजेशन की। और 1892 में अंशदीय शासन व्यवस्था, पार्लियामेंट्री जो ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी शुरुआत यहाँ से हुई। तो इसमें 4 मुद्दे जो हैं इंपॉर्टेंट थे। पहला क्या हो गया, केंद्र और प्रांत में दोनों विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों का नियुक्ति होने लगी, मनोनीत होने लगा। केंद्र में मिनिमम 10, मैक्सिमम 16, प्रांत में मिनिमम 8, मैक्सिमम 20। बहुमत मेजोरिटी किसकी होती थी, गवर्नमेंट ये मेंबर की। उसके बाद क्या किया गया, इनका मनोनयन कैसे होता था, इनकी इलेक्शन कैसे होती थी, इनडायरेक्ट तरीके से। सेंट्रल में कौन करता था, वायसराय करता था। स्टेट में कौन करता था, जिला बोर्ड, नगर पालिका, व्यापार मंडल, जमींदार और विश्वविद्यालय। इन सदस्यों को क्या अधिकार दिए गए, ये बजट पर डिस्कशन कर सकते थे, क्वेश्चन पुट अप कर सकते थे, बट वोटिंग राइट, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन और पब्लिक इंटरेस्ट के इश्यूज जो थे वो ये नहीं कर सकते थे, नहीं उठा सकते थे। इसके बाद ठीक 1906 में जैसा आप देख रहे हैं बंगाल विभाजन हो गया, और फिर 1909 में जो है भारत शासन अधिनियम जो आया 1909 का आया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से कुछ बातें ऐसे निकली जो अभी तक हमारे देश में परिलक्षित कहीं कहीं होती रहती है। तो आइए इसको हम देखते हैं। और इस पे बहुत इश्यू हुआ, बहुत बहस हुआ। वो एक्ट लाने का कारण क्या था, उस समय उदारवाद भी थे, मतलब लिबरलाइजेशन भी थे, उग्रवादी भी थे, क्रांतिकारी भी थे, और उसको ध्यान में रखते हुए कंपनी ने उस एक्ट को बनाया जिसे हम भारत परिषद अधिनियम या इंडिया काउंसिल एक्ट 1909 कहा गया। इसमें मेन प्रोविजन क्या है, ये कब आई, ध्यान दीजिए। इसको लाने का कारण क्या था, सर अरुणडेल कमेटी थी, सर अरुणडेल समिति या कमेटी का गठन किया गया। और वो फरवरी में उसने जो है फरवरी 1909 में अपनी रिकमेंडेशन में कहा कि भारत शासन परिषद 1909 लाई गई। इसको एक और नाम से जाना जाता है, मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार एक्ट या अधिनियम। इंग्लिश में इसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट कहा जाता है। उस समय मार्ले जो थे वो भारत सचिव होते थे, सेक्रेटरी ऑफ द इंडिया होते थे इंग्लैंड में, और मिंटो जो था वो भारत में वायसराय था। मिंटो भारत में वायसराय था और मार्ले भारत सचिव था, भारत सचिव था। तो इसको मार्ले मिंटो सुधार एक्ट के भी नाम से जाना जाता है। आगे इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है जैसे हमने 1892 की एक्ट में देखा कि केंद्र और प्रांत में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, वैसे यहाँ भी गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, सेंट्रल काउंसिल में भी और स्टेट काउंसिल में भी। अब कितनी हो गई, अब मिनिमम जो था 16 से अब टोटल 69 हो गई, और प्रांतों में मैक्सिमम 50 कर दी गई। कहां कहां, जैसे बंगाल हो गया, बंबई हो गया, मद्रास हो गया, यूपी हो गया, या संयुक्त प्रांत, उस समय संयुक्त प्रांत ज्वाइंट स्टेट कहा जाता था, और छोटे स्टेट्स में 30 कर दिया गया। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें मेजोरिटी जो था वो सरकारी ही था, गवर्नमेंट मेंबर की मेजोरिटी इसमें होती थी, नॉन गवर्नमेंट मेंबर या नॉन ऑफिशियल मेंबर की मेजोरिटी इसमें नहीं होती थी। मतलब बहुमत अगर देखा जाए तो इसमें सरकारी सदस्यों का था, लेकिन प्रांत में बहुमत जो था वो गैर सरकारी सदस्यों का जो है
प्रांत में बहुमत हो गया। पहली बार यहाँ पे ये चीज ध्यान दीजिएगा कि गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत प्रांतों में कब हुआ? 1909 के एक्ट के माध्यम से। तो अरुंडेल समिति पे आई थी, माल्य सुधार कहा गया। इसमें केंद्र और प्रांत में दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई और केंद्र में कर दिया गया 16 से बढ़ा के 69, जिसमें 32 जो थे वो निर्वाचित होते थे, 37 जो थे वो मनोनीत होते थे, 37 नॉमिनेट होते थे और 32 जो है इलेक्ट होते थे। प्रांतों में 50 कर दिया गया और यहाँ पे 30 गैर सरकारी सदस्यों का जो है बहुमत बढ़ा दिया गया। इसके बाद इसमें जो कहा गया कि इन पर ये जो गैर सरकारी सदस्य है, नॉन ऑफिशियल जो मेंबर होते थे गैर सरकारी सदस्य, अब इनके अधिकारों में वृद्धि की गई। क्या की गई? बजट पे बहस तो करने का अधिकार 1892 की एक्ट के द्वारा मिल गया था, तो बजट में अब इसमें बजट में बहस के साथ साथ एक प्रस्ताव भी रख सकते थे, उस पर प्रपोजल भी ला सकते थे। अब सप्लीमेंट्री प्रश्न भी पूछ सकते थे, अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकते थे। उसके बाद जो पब्लिक इंटरेस्ट के इश्यूज थे, पब्लिक इंटरेस्ट के जो जनहित के मुद्दे थे, उसको भी ये उठा सकते थे, कर के बारे में बात कर सकते थे। तो कहने का मतलब कि गैर सरकारी सदस्यों को अब अधिकार दिया जाने लगा। इसके साथ साथ भारतीयों को प्रशासन में, मतलब अब इंडियंस को कानून निर्माण में और भी शक्ति दी जाने लगी। भारतीयों को प्रशासन में अधिकार दिया जाने लगा, प्रशासन में भी और कानून प्रशासन प्लस लॉ मेकिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन में, एंड मतलब कि कह सकते हैं कि कार्यपालिका में भी जो आपको एग्जीक्यूटिव होती है और लॉ मेकिंग मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल, दोनों में अधिकार दिया गया। कैसे दिया गया? इस तरीके से, जो भारत सचिव होता था उसकी जो काउंसिल होती थी वो इंग्लैंड में स्थित होती थी। तो इंडिया काउंसिल जो इंग्लैंड में थी, वहां पे उसमें दो भारतीय सदस्यों को जगह मिल गई। पहला कौन था? केसी गुप्ता और दूसरा थे सैयद हुसैन बिलग्रामी। ये नाम याद रखिएगा। यहाँ पूछता है कि भारत परिषद में कौन से दो व्यक्ति थे जिन्हें जगह प्राप्त हुई? पहले केसी गुप्ता थे, दूसरा सैयद हुसैन बिलग्रामी। और जो इंडिया में वायसराय की परिषद थी, जो वायसराय की काउंसिल थी, उसमें किसको जगह दिया गया? वायसराय की परिषद में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को जगह दी गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को जगह दी गई। इन्हें लॉर्ड की भी उपाधि दी गई, इन्हें लॉर्ड की उपाधि दी गई। तो यहाँ दो चीजें, यहाँ इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि केंद्र में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत, सरकारी सदस्यों का बहुमत था, प्रांत में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत था। अधिकार क्या दिया गया? बजट पे प्रस्ताव रखें, बहस करें, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करें, पब्लिक इंटरेस्ट इशू उठाए, जो नहीं के मुद्दे पूछ सकते थे। उसके बाद भारतीयों को प्रशासन या कानून निर्माण में शुरुआत कब की गई? 1909 ईस्वी में। किस तरीके से? भारत परिषद में जगह देकर केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को, और वायसराय की परिषद में भारत में एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी को जगह देकर ये कार्य किया गया। इसके बाद इसमें क्या किया गया? इसके बाद अगर देखा जाए दोस्तों, तो इसमें प्रतिनिधित्व आधारित सरकार, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाने का कार्य किया गया। प्रतिनिधित्व आधारित सरकार जो बनाई गई थी, 3 निर्वाचक मंडल, इलेक्शन जो था उसका मंडल बनाया गया। किस तरीके से? एक सामान्य बनाया गया, जनरल, एक वर्ग विशेष पर आधारित थी और एक विशेष पर आधारित थी। तो इस तरीके से प्रतिनिधि आधारित निर्वाचन पद्धति की शुरुआत 1909 ईस्वी के एक्ट से किया जाने लगा। ये भी कैसा था? ये भी अगर देखा जाए तो अप्रत्यक्ष ही था। यहाँ भी अभी तक निर्वाचन अप्रत्यक्ष ही चल रहा है। यहाँ पे निर्वाचन शब्द की उपयोगिता आ गई थी, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता था, ठीक है। और यहाँ पे जो निर्वाचन हमने अभी बात की आपसे कि निर्वाचन 3 आधार पर किया है। निर्वाचन मंडल जो था, निर्वाचक मंडल की शुरुआत की गई, जिसे कहते हैं बोर्ड ऑफ इलेक्शन। बोर्ड ऑफ इलेक्शन क्या था? सामान्य, पहला सामान्य, दूसरा वर्ग विशेष, पहला जनरल, दूसरा वर्ग विशेष
और तीसरा क्या था, विशेष, स्पेशल। इसके साथ इसमें सबसे बड़ी जो इसके प्रोविजन थे, सबसे बड़ी प्रोविजन की बात करें तो इसमें जो था पृथक निर्वाचन की बात कही गई। पृथक निर्वाचन की बात की गई। इसमें पृथक निर्वाचन का मतलब क्या था, सांप्रदायिकता, कम्युनल इलेक्शन की बातें हुई, सांप्रदायिकता पे आधारित सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की गई। इसको समझिएगा जरा, बड़ा अच्छा है कि सवाल बनता है कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन कब शुरू किया गया। तो पृथक निर्वाचन के माध्यम से सांप्रदायिक निर्वाचन को बढ़ा दिया गया। पहले किसको दिया गया था, मुस्लिमों को, कि मुस्लिम सदस्य के लिए मुस्लिम ही मतदान कर सकता है, मुस्लिम क्षेत्रों से ही वो चुनाव लड़ सकता है, इसी को सांप्रदायिक निर्वाचन कहा गया। इसके बारे में ये सवाल बनता है कि मुस्लिमों हेतु अलग से जो है कम्युनल इलेक्शन की बातें कब आई, मुस्लिम ये निर्वाचन की बात, सांप्रदायिक निर्वाचन की बात कब शुरू हुई मुस्लिमों के लिए, 1909 एक्ट के माध्यम से। मुस्लिमों के लिए जो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक माना जाता है वो लॉर्ड मार्ले को ही माना जाता है, क्योंकि लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। मिंटो जो कि वायसराय भारत में हुआ करता था, इसे ही सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना गया है। मतलब एक तरीके से इसको ही उद्भव, जन्मदाता कहा गया है। और इसने क्या कहा, लॉर्ड मिंटो ने उस वक्त, एक छोटा सा शब्द लोग बताते हैं, आता भी है, बुक में लिखा भी हुआ है कि लॉर्ड मिंटो ने ही लॉर्ड मार्ले को लिखा था कि हम नाग के बीज बो रहे हैं जिसका फल बहुत भीषण होगा। और वाकई में ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन का आधार, यहाँ जो शुरुआत हुई, ये शुरुआत ही भारत विभाजन का आधार बनी। मुस्लिम लीग ने अलग से जो है मुस्लिमों के लिए देश की मांग की और पाकिस्तान के रूप में एक अलग देश का जो है यहाँ पे निर्माण हुआ। और एक तरीके से इसमें देख सकते हैं कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्लस इसमें संसदीय परिचय की शुरुआत 1909 के एक्ट के माध्यम से हुई। तो यहाँ की 1909 के एक्ट में हम देख सकते हैं पहला क्या हुआ, अरुंडेल समिति की सिफारिश पर इसको लिया गया। इसको मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, मॉर्ले मिंटो सुधार या मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट कहा जाता है। उसके बाद केंद्र और प्रांतों में गैर सरकारी सदस्यों को बढ़ा दिया गया, लेकिन केंद्र में सरकारी बहुमत रहा, गवर्नमेंट की जो मेंबर्स थे उनके मेजोरिटी उन्हीं की बनाई गई, और प्रांत में नॉन ऑफिशियल मेंबर की जो है मेजोरिटी बना दी गई। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया, नॉन ऑफिशियल मूवमेंट को, ये सॉरी मेंबर को जो था उनको कुछ अधिकार बढ़ा दिए गए कि बजट पे बहस के साथ साथ वो प्रपोजल भी रख सकते थे, डिस्कशन करने के साथ साथ प्रपोजल, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन उठा सकते थे, पब्लिक इंटरेस्ट इशू उठा सकते थे, कर वगैरह लगा सकते थे। उसके बाद कानून निर्माण में, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में, कार्यपालिका में और लेजिस्लेशन में, एग्जीक्यूटिव में और लेजिस्लेशन विधायी कार्य में भारतीयों को शामिल किया गया। किस प्रकार से, दो तरीके से, एक भारत परिषद में जगह देके केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को, एक वायसराय की परिषद में जैसे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी को। इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन यही है कि पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई जो अप्रत्यक्ष थी और मुस्लिमों के लिए, मतलब सांप्रदायिक आधार पे मुस्लिमों के लिए यहाँ पे शुरुआत की गई। एक यहाँ पे और था कि निर्वाचक मंडल की शुरुआत की गई प्रतिनिधि के आधार पे, रिप्रेजेंटेटिव के आधार पे। क्या था, सामान्य, वर्ग विशेष और विशेष। इसके आगे बात करते हैं दोस्तों, इसमें 1919 का एक्ट आता है जो सबसे और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1919 का जो एक्ट आया था उसके पहले कुछ ऐसी चीजें घटना घटित हुई जिसमें 1919 एक्ट में जो है उत्तरदायी सरकार की बातें कही गई, अकाउंटेबल गवर्नमेंट की बातें कही गई। उसके पहले होम रूल जो है आंदोलन बहुत ही ज्यादा तेज अंग्रेजों के खिलाफ चला था। एक मेसोपोटामिया की रिपोर्ट आई थी, मेसोपोटामिया की रिपोर्ट में कहा गया था कि अब अंग्रेज, ब्रिटिशर्स भारत के लिए शासन करने लायक नहीं है। मतलब इंडिया में जो गवर्नमेंट बनाए हुए थे, गवर्नमेंट चल रही थी, वो अब नहीं, मतलब सत्ता स्थापित करने लायक नहीं है। अब वो शासन नहीं चला सकते और भारतीयों को शासन या सत्ता अंग्रेजों द्वारा सौंप देनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 आया और उसमें कुछ बातें ऐसी कही गई
जो उत्तरदायी सरकार की बातों के रूप में हमारे सामने आई। इसमें पहला क्या हुआ, सबसे पहले इसको कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आयोग अधिनियम, रिफॉर्म एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आयोग अधिनियम। मॉन्टेग्यू कौन थे? मॉन्टेग्यू जो थे भारत और सचिव थे, कहाँ थे? इंग्लैंड में। और चेम्सफोर्ड जो था वायसराय था, वायसराय ऑफ इंडिया था। चेम्सफोर्ड वायसराय जो थे ऑफ इंडिया था। ये कब पारित हुआ? दिसंबर 1919 में इस एक्ट को लाया गया। अब इस एक्ट के माध्यम से क्या कहा गया? उत्तरदायी सरकार, उत्तरदायी सरकार की बात की गई। मतलब कहा गया कि अब भारतीय जो है, भारतीयों को उत्तरदायी सरकार, अकाउंटेबल गवर्नमेंट दिया जाएगा। अब भारतीय भी जो है कानून निर्माण में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं। इस हिसाब से दो चीजें की गई, केंद्र प्लस प्रांत, स्टेट और सेंट्रल में जो है विभाजन कर दिया गया, डिपार्टेशन कर दिया, बंटवारा कर दिया गया। और क्या किया गया कि केंद्र द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। अब केंद्र के विषय पे कानून केंद्रीय कानून केंद्र बना सकते थे, केंद्रीय सरकार, और प्रांत के विषय पर कानून प्रांतीय सरकार बना सकती थी। लेकिन नियंत्रण जो था वो केंद्र का प्रांतों पे हुआ करता था। अब प्रांतों में, न केंद्र में, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। द्वैध शासन, इसको कहते हैं डायरेक्टिव सिस्टम या ड्यूअल गवर्नमेंट। कैसे? दो विषय, एक यहाँ पे आरक्षित और एक यहाँ पे हस्तांतरित। दो विषय के आधार पे प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। आरक्षित को कहते हैं रिजर्व और हस्तांतरित को कहते हैं जो है आपका ट्रांसफर्ड। किस तरीके से इसको बदला गया? इसमें जो है इसका शासन जो था गवर्नर जनरल या वायसराय अपनी परिषद के हिसाब से करता था, और इसके ऊपर जो है उत्तरदायी अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। और हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर जनरल जो था वो भारत का मंत्री परिषद और गवर्नर जनरल दोनों मिलकर शासन करते थे, दोनों मिलकर कार्य करते, लेकिन ये अकाउंटेबल थी। कहने का मतलब कि आरक्षित विषय अकाउंटेबल नहीं थी, लेकिन हस्तांतरित विषय जो था वो अकाउंटेबल थी, वो कार्यपालिकी थी। किसके प्रति थी? विधान परिषद की, विधान परिषद की। जब आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें वहां पे क्लियर हो जाएंगी। तो कहने का मतलब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट, उत्तरदायी सरकार की स्थापना, केंद्र और प्रांत में विषय, मतलब कि ये बंटवारा कर दिया गया, और प्रांत में द्वैध शासन, प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत इस एक्ट के माध्यम से की गई। उसके बाद यहाँ पे एक द्विसदनीय व्यवस्था 1919 के माध्यम से, 1919 एक्ट के माध्यम से द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। द्विसदनीय व्यवस्था मतलब कि बाइसेमरल सिस्टम, इसको कहते हैं बाइसेमरल सिस्टम, सेमरल सिस्टम। इसका मतलब कि अब जो है दो सदन बन गए, एक राज्यसभा जिसे अपर हाउस कहते थे, उच्च सदन, और एक विधानसभा या लोकसभा, विधानसभा या लोकसभा। तो प्रश्न पूछ लिया, द्विसदनीय व्यवस्था जो था वो शुरुआत कहां से? 1919 के एक्ट के माध्यम से। एक को कहते थे राज्यसभा, एक को कहते थे लोकसभा। बजट बनाने का अधिकार जो था, बजट बनाने का अधिकार सिर्फ लोकसभा के पास था। ध्यान दीजिएगा, लोअर हाउस के पास, लोकसभा के पास। इसमें जो था, इसके सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता था, विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता था। तो द्विसदनीय व्यवस्था कहां से शुरू की गई? 1919 के शासन एक्ट के तहत द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। उसके बाद वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी, वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसमें 3 सदस्यों, मतलब 6 सदस्य थे, उसमें 3 सदस्यों का भारतीय होना अनिवार्य किया गया। मतलब अब 3 सदस्य जो हैं वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीय। पहले ऐसा नहीं था, पहले वायसराय चाहे तो भारतीय सदस्यों को अपनी परिषद में नहीं रखता था,
नहीं रख सकता था, लेकिन यहाँ पे 3 सदस्यों को कहा गया कि भारतीय होना अनिवार्य है, क्योंकि उत्तरदायी शासन के उत्तरदायी सरकार की बात कही गई थी। उसके बाद सांप्रदायिक आधार पे जो कम्युनल बेस पे जो इलेक्शन की शुरुआत 1909 में हुई थी उसको बढ़ा दिया गया, और जिसको क्या गया मतलब सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन का विस्तार। अब जो आंग्ल भारतीय प्लस ईसाई क्रिश्चियन प्लस यूरोपीय प्लस सिख, इनको लिए जो है सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन बढ़ा दिया। तो पूछ लिया सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन मुस्लिमों के लिए निर्वाचन कब बढ़ाया गया था, कब बनाया गया, तो 1909 एक्ट के माध्यम से। लेकिन सवाल पूछ जाए कि सांप्रदायिक आधार पर सिखों के लिए या आंग्ल भारतीयों के लिए या क्रिश्चियन ईसाइयों के लिए या यूरोपियों के लिए कब विस्तार किया गया, तो 1919 के एक्ट के माध्यम से। इसके साथ और इसमें क्या हुआ, इसके साथ जो है डायरेक्ट, अभी तक तो अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात चल रही थी, अब जो है डायरेक्ट इलेक्शन की बात हुई, प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात हुई, प्लस महिलाओं को। अभी तक देखिएगा ब्रिटेन में जो है महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं था, लेकिन पहली बार 1919 के एक्ट के माध्यम से भारत में महिलाओं को वोटिंग राइट दिया गया, महिलाओं को मताधिकार दिया गया। सवाल बन सकता है कि महिलाओं को मताधिकार सबसे पहले कब दिया गया, तो 1919 के एक्ट के माध्यम से। उसके बाद मताधिकार को जो वोटिंग राइट था उसको थोड़ा और बढ़ाया गया, मतलब संपत्ति के आधार पे भी लोग वोट, जिनके पास संपत्ति है वो भी वोटिंग कर सकते थे, जो टैक्स पे करते हैं वो भी वोटिंग कर सकते हैं, जो शिक्षित थे वो भी वोटिंग कर सकते थे। इसके अलावा और किसी को वोटिंग राइट का अधिकार नहीं दिया गया था। 1919 के एक्ट के माध्यम से ही भारत में कैग मतलब कि गवर्नर जनरल या वायसराय कैग की नियुक्ति कर सकता था, और पहली बार एक पब्लिक सर्विस कमीशन की नियुक्ति की गई। लोक सेवा आयोग के गठन की शुरुआत 1919 के एक्ट के माध्यम से की गई, और कैग की भी शुरुआत जो है यहीं से की गई। उसके साथ साथ क्या किया गया, स्टेट के बजट को जब यहाँ पे हम शक्तियों का बंटवारा कर देते हैं, तो इसी के बाद यहाँ पे कि बजट में भी बंटवारा हो गया। अब पहले तो पूरे देश के लिए एक ही बजट बनता था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमने जैसे देखा बजट बनाने का लोकसभा करती थी, अब स्टेट का बजट स्टेट बनाता था और सेंट्रल का बजट सेंट्रल बनाने लगा, जैसे अभी हो रहा है। स्टेट का बजट स्टेट बनाता था और सेंट्रल का बजट सेंट्रल बनाता था। प्लस इसने और क्या हुआ, जो भारत सचिव था उसके कार्य को और छोटा कर दिया गया, और भारत में एक उच्चायुक्त मतलब कि आज का जैसे उच्चायुक्त होता है हाई कमिश्नर की नियुक्ति कर दी गई, ताकि भारत सचिव के कार्य को और कम किया जा सके। प्लस जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते थे 1793 से, उनका वेतन भारत के राजस्व से दिया जाता था। फिर 1858 के एक्ट में वो पद खत्म कर दिया गया। तो क्या आ गया, भारत सचिव इंडिया काउंसिल, भारत सचिव आ गया, सेक्रेटरी आ गया, और इंडिया काउंसिल भारत परिषद आ गया, और उनका वेतन जो है भारतीय राजस्व से दिया जाता था। लेकिन 1919 के एक्ट के माध्यम से भारत सचिव का और भारत परिषद का वेतन दिया जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। तो इस तरीके से जो है 1919 एक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी तक रहा है। और इसमें अगर हम बात करें मेन यही है कि सवाल बन सकता है कि उत्तरदायी सरकार की शुरुआत किस एक्ट के माध्यम से की गई, 1919 के एक्ट से। क्या कहा जाता है इसको, मॉन्टेनेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट कहा जाता है। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन पद्धति की शुरुआत पहली बार सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किनके लिए और विस्तारित किया गया, तो सिखों के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए, ईसाइयों के लिए, यूरोपियों के लिए। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना कब की गई, 1919 के एक्ट के माध्यम से। द्विसदनी व्यवस्था कब लाई गई, 1919 के एक्ट के माध्यम से। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत 1919 के एक्ट के माध्यम से। महिलाओं को वोटिंग राइट कब दिया गया, 1919 के एक्ट के माध्यम से। और कैग और लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन की शुरुआत 1919 के एक्ट के माध्यम से की गई। इसके बाद इसकी जांच करने के लिए
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि हर 10 वर्ष पे एक जो है वैधानिक लीगल कमीशन का गठन किया, वैधानिक आयोग का गठन किया। और इसी के आधार पे 10 वर्ष पूरा होने से पहले ही 1927 के आसपास भारत में साइमन कमीशन आ गया, ये जांच करने के लिए 1919 के एक्ट के आधार पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है शासन, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए कि भारतीयों को जो है अकाउंटेबिलिटी दी जा सकती है कि नहीं। उन्होंने ध्यान में रखते हुए अपना एक जो है पूरा रिपोर्ट तैयार किया और इंग्लैंड में गए। इसके बाद गोलमेज सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन के आधार पे एक श्वेत पत्र जारी किया गया। उस श्वेत पत्र के आधार पे भारत शासन अधिनियम 1935 बना, जो भारतीय संवैधानिक इतिहास में देखा जाए तो सबसे अंतिम था, सबसे अंतिम था। इसको कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। भारत के संवैधानिक दृष्टि से अगर बात करें अभी तक 1773 से लेके अब तक, तो ये अंतिम एक्ट था। इसमें मेन प्रोविजन की बात करें और देखें तो आज का जो हमारा भारतीय संविधान है लगभग 70% हिस्सा इसी से लिया गया है। भारत का संविधान बनाते वक्त संविधान निर्माताओं ने 70% जो पार्ट है यहाँ से लगभग 250 प्रोविजन, 250 उपबंध, 2/3 यहीं से लिए। आइए देखते हैं इसमें मेन बातें क्या आ जाती हैं। ये सबसे जटिल मतलब सबसे कठिन दस्तावेज था और इसमें जो है 321 अनुच्छेद थे, 321 आर्टिकल थे, ठीक है। 14 इसमें पार्ट थे, 14 पार्ट, अब 8 जो है शेड्यूल थे, 8 जो है शेड्यूल थे। 321 अनुच्छेद थे, 14 भाग थे और जो है 10 अनुसूचियां थी, 10 अनुसूचियां थी। इसी के आधार पे जो है हमारा भारत शासन, भारतीय संविधान इसी के आधार पे बनाया गया था। इसको कहते हैं, सवाल बनता है कि क्या इसमें प्रस्तावना थी, प्रेम्बल था? नहीं, ये प्रस्तावना विहीन थी, प्रेम्बल लेस था, प्रस्तावना विहीन। क्यों प्रस्तावना विहीन थी, क्यों प्रेम्बल लेस था? क्योंकि 1919 का जो एक्ट था उसी एक्ट का जो प्रेम्बल था, उसी प्रेम्बल को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जोड़ दिया गया था। उसके बाद इसमें क्या किया गया, प्रांत में द्वैध शासन, जो डायरकी सिस्टम था, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त, डायरकी सिस्टम प्रांतों में खत्म कर दिया गया। अब कहां आ गया, अब केंद्र में बनाया गया, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कर दी गई। उसी प्रकार से 2 टाइप में बांटा गया, एक आरक्षित विषय रिजर्व्ड, एक हस्तांतरित, हस्तांतरित विषय मतलब ट्रांसफर विषय। तो सवाल बनता है कि प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति कब की गई? तो प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति 1935 के एक्ट के माध्यम से की गई। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कब की गई? 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से की गई। इसमें और क्या किया गया, इसमें संघ की स्थापना पे बल दिया गया, मतलब फेडरल स्ट्रक्चर की बात की गई। लेकिन ये जो है पूरा नहीं हो सका, क्यों? क्योंकि इसमें जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे, 6 कमिश्नरी थी और जो देसी रियासतें थे, सभी को मिला के फेडरल स्ट्रक्चर बनाना था। लेकिन क्यों नहीं बन पाई? देसी रियासतों ने इसमें आने से मना कर दिया। इसलिए संघ की स्थापना की बात तो की गई थी, लेकिन ये अस्तित्व में न आने के कारण इसको खत्म कर दिया गया। और इसके साथ साथ जो है प्रांतों में स्वायत्तता प्रदान की गई, प्रांतीय स्वायत्तता कैसे दी गई, मतलब कि प्रांतों में फ्रीडम कैसे आया? 2 आधार पे। जो विषय अभी तक 1919 में जो था कि प्रांत अपने विषय पे कानून बना सकते थे, लेकिन केंद्र का नियंत्रण होता था। अब विषयों को बांट दिया गया, 2 विषय में कर दिया गया। अब केंद्र जो है अपने पे और प्रांत अपने पे बनाएंगे, लेकिन केंद्र का, सेंट्रल का स्टेट पे कोई कंट्रोल नहीं होगा। अब जो है इसमें 3 टाइप के सूचियां बनी, एक संघ सूची, एक राज्य सूची या प्रांत सूची
और एक समवर्ती सूची, एक समवर्ती सूची। और इसमें दिया गया कितने कितने विषय हैं, उन विषयों को बांट दिया गया। तो संघ सूची में जो था 56 विषय, राज्य सूची या प्रांत सूची में 54 विषय, समवर्ती सूची में जो है 36 विषय। और जो अवशिष्ट शक्तियां थी, अवशिष्ट प्लस आपातकालीन, इमरजेंसी, अवशिष्ट प्लस आपातकालीन जो शक्तियां थी वो किसके पास रह गई, वो रह गई वायसराय के पास, वो वायसराय के पास रह गई। इसमें क्या किया गया, एक प्रोविजन और है, संघीय न्यायालय, फेडरल जो है कोर्ट की स्थापना की गई। कहां की गई, दिल्ली में। तो पूछता है कि पहली बार संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई, दिल्ली में की गई। कब की गई, लगभग नियर अबाउट 1937 में, 1937 में जो है कोर्ट की स्थापना दिल्ली में की गई, अक्टूबर में। और इसे 3 प्रकार की अधिकारिता प्राप्त थी। एक तो थी प्रारंभिक ओरिजिनल, अपीलीय, अपीलेट, और तीसरा क्या था, एडवाइजरी, परामर्शदात्री या सलाहकारी। तो संघीय न्यायालय की स्थापना अक्टूबर 1937 में दिल्ली में की गई। इसमें 7 कुल होते थे न्यायाधीश, एक चीफ जस्टिस होता था और 6 अन्य न्यायाधीश होते थे। और ये कौन सी, किस प्रकार की न्यायालय थी, किस प्रकार का कोर्ट था, ओरिजिनल कोर्ट था, प्रारंभिक, अपीलेट कोर्ट था और एडवाइजरी कोर्ट। इसका क्षेत्राधिकार, इसका एरिया जो था, इसका राइट यहीं तक था। इसके बाद कुछ इसमें मूलभूत परिवर्तन और किए गए। जो द्विसदनी व्यवस्था 1919 में शुरू की गई थी, अब उसको बढ़ा के 6 राज्यों में और बढ़ा दिया गया। अगर इन 6 राज्यों की चर्चा करते हैं, इन 6 राज्यों को देखते हैं, तो बंगाल, बिहार, मद्रास, बंबई, असम और संयुक्त प्रांत, 6 राज्य बंगाल, बिहार। अगर इसको मैप के द्वारा देखें तो एक तो बंगाल, दूसरा असम, तीसरा यूपी, चौथा मद्रास, पांचवा बिहार और छठा जो है बॉम्बे। ये 6 राज्यों में जो है द्विसदनी व्यवस्था को और बढ़ा दिया। और 11 राज्यों में क्या किया गया, विधान परिषद का गठन किया गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया गया 11 प्रांतों में। इस प्रकार से 1935 का एक्ट जो था बहुत ही ज्यादा एक तरीके से इंपॉर्टेंट एक्ट रहा है। इसमें वोटिंग राइट जो था, मताधिकार का प्रयोग जो था, उसको बढ़ा दिया गया। वोटिंग राइट, मताधिकार जो था, वोटिंग राइट पहले तो संपत्ति के आधार पर होता था 1919 के एक्ट में, जो टैक्स देते थे वो करते थे, जो एजुकेटेड थे वो करते थे। अब इसको बढ़ा के थोड़ा और कर दिया, 10% जनसंख्या तक, 10% पॉपुलेशन को इसमें ऐड कर दिया गया कि अब 10% जो है जनसंख्या अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। और इसमें इलेक्शन का जो है, इसके तहत 1935 के एक्ट के तहत 1937 में प्रांतों में चुनाव हुए, स्टेट में इलेक्शन हुए, जिस इलेक्शन में लगभग 11 प्रांतों में चुनाव हुए और कांग्रेस को लगभग 8 या 5 राज्यों में जो है पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ और उसने सरकार बनाई। और 28 माह बाद उसने जो वो सरकार अपनी इस्तीफा दे दी। उसके बाद जिन्ना साहब ने मुक्ति दिवस मनाया था। तो ये इतिहास का पार्ट है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की अगर हम बात करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो इसमें एक तो बहुत पुराना है, लास्ट संवैधानिक, लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट था। 321 आर्टिकल थे, 14 पार्ट थे, 10 शेड्यूल थे। प्रांतों में द्वैत शासन खत्म करके केंद्र में शुरू कर दिया गया। उसके बाद केंद्र और प्रांत के बीच में विषयों का, सब्जेक्ट का बंटवारा कर दिया गया कानून निर्माण के लिए, लॉ मेकिंग के लिए। केंद्र में केंद्र का कानून केंद्र बनाता था, प्रांत का प्रांत बनाता था, स्टेट का स्टेट। संघ सूची 56 विषय, राज्य सूची 54 विषय, समवर्ती सूची जो है 36 विषय। बाकी जो अवशिष्ट शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां बच गई, वो वायसराय को दे दिया गया। प्रांतीय स्वायत्तता दी गई। संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट बनाया गया दिल्ली में 1937 में। संघ की स्थापना की बात की गई, लेकिन अस्तित्व में नहीं आया। प्रस्तावना विहीन एक्ट था, इसमें प्रस्तावना नहीं था। मताधिकार का प्रयोग इसमें किया गया। 6 राज्यों में जो है द्विसदनी
बात की गई। और एक चीज इसमें और था कि अब जो दलित थे, मजदूर वर्ग थे, इनको भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पे इनका भी चुनाव किया जाने लगा। अब सांप्रदायिकता का जो सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की गई 1919 एक्ट के आगे बढ़ के दलितों, मजदूरों और प्लस महिलाओं के लिए भी कर दिया गया, महिलाओं के लिए भी कर दिया गया। इसी एक्ट की बात करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने कहा था कि ये बिना मतलब कि अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है, मतलब कि इसमें इंजन नहीं है लेकिन ब्रेक बहुत है। तो सवाल बनता है कि अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी किस एक्ट को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था 1935 एक्ट को। और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको कहा था ये पूरी तरीके से सड़ा हुआ, मूल रूप से बहुत ही बुरा एक्ट है। इसको जिन्ना साहब ने कहा था, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, ये पूरी तरीके से सड़ा हुआ है और बहुत ही बुरा है। ये भी सवाल बनता है कि ये दोनों कथन किसने कहा था। और इस एक्ट के माध्यम से थोड़ी छोटी छोटी चीजें और आई, जैसे आरबीआई की स्थापना देश में की गई, मुद्रा डाक तार के संबंध में बर्मा को 1935 एक्ट के माध्यम से ही देश से अलग कर दिया गया। आज का जो म्यांमार है तब का बर्मा हुआ करता था और 1935 के एक्ट के माध्यम से भारत से अलग कर दिया गया। और इसमें क्या किया गया, अभी तक पब्लिक सर्विस कमीशन 1919 में बनाया गया था, लेकिन 1935 एक्ट के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया, प्लस 2 राज्यों के पब्लिक सर्विस कमीशन को मिला के ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन इसी एक्ट के माध्यम से किया गया। इसके बाद जो है संविधान निर्माण का जो है चैप्टर शुरू हो जाएगा, एक तरीके से कह सकते हैं। इसके बाद 1947 में एक एक्ट आया था जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। उसमें कुछ बातें थी, जैसे भारत और पाकिस्तान नाम के 2 देश विभाजित देश बनेंगे, ठीक है, वो अपने अपने गवर्नर जनरल नियुक्त करेंगे, उनको जो है अपने आप को स्वतंत्र रहने का अधिकार दिया गया, अपना संविधान बनाने का अधिकार दिया गया। जब तक उनका संविधान नहीं बन जाता 1935 एक्ट के माध्यम से ही वो अपना कानून चलाएंगे। तो 1947 का एक्ट यही था। उसके साथ भारत सचिव जो था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया था, उसका जो है उसकी समाप्ति 1947 के एक्ट के ही माध्यम से कर दी गई। तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे हमारा भारत का संवैधानिक इतिहास, ये पूरा टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। और इसका जो है हम अगले क्लास में एक पूरा जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन को सॉल्व कराने के बाद नेक्स्ट सेशन से हमारा नया टॉपिक चलेगा भारत का संविधान निर्माण, की भारत का संविधान कैसे बना। तो दोस्तों आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि आगामी परीक्षाएं नजदीक हैं। जितने लोगों के पास पहुंचेंगी उतना ही उनका भला होगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ से कोई भी चीजें हटने न पाए, छूटने न पाए। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।